तो आज हम जिस विषय की गहराई में उतर रहे हैं वो है ब्रिटिश राज के दौरान भारत में शिक्षा का सफर। हमारे पास जो स्रोत है वो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए बनाए गए नोट्स हैं जो इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये समझना है कि भारत की आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे रखी गई। क्या ये वाकई भारतीयों को शिक्षित करने की कोशिश थी या फिर इसके पीछे कोई और ही मकसद था? चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। ये वाकई एक दिलचस्प सवाल है क्योंकि ये सफर एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी की अपनी जरूरतें पूरी करने से शुरू होता है और एक राष्ट्रव्यापी व्यवस्था बनाने तक पहुंचता है। अच्छा। इस कहानी में हमें कई ऐसे मोड़ मिलेंगे, ऐसी बहसें मिलेंगी जिनका असर आज भी हमारे एजुकेशन सिस्टम पर साफ दिखाई देता है। अच्छा, तो सबसे पहली बात जो मुझे नोट्स में देखकर हैरानी हुई वो ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन के पहले 60 सालों तक शिक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया। कुछ भी नहीं। मतलब कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो यहाँ सरकार चलाने नहीं आए थे, वो एक व्यापारिक कंपनी थे। राइट। उनका मकसद था मुनाफा कमाना। शिक्षा में निवेश करना उनके बिजनेस मॉडल का हिस्सा ही नहीं था। इसीलिए जो शुरुआती शिक्षण संस्थान हमें दिखते हैं, जैसे कलकत्ता मदरसा, हाँ 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स का कलकत्ता मदरसा, या फिर 1791 में जॉनथन डंकन का बनारस संस्कृत कॉलेज, वो किसी सरकारी नीति का नतीजा नहीं थे। तो फिर ये क्यों खोले गए? अगर कोई पॉलिसी नहीं थी तो? ये व्यक्तिगत प्रयासों से खोले गए थे, लेकिन कंपनी की जरूरतों को ध्यान में रखकर। अच्छा। सोचिए, कंपनी को अदालतें चलानी है, उन्हें ऐसे भारतीय चाहिए जो मुस्लिम और हिंदू कानूनों की व्याख्या कर सकें। उन्हें भारतीय रियासतों से बातचीत करनी है, तो उन्हें ऐसे लोग चाहिए जो स्थानीय भाषाएं जानते हो। तो ये संस्थान एक तरह से कंपनी के लिए काबिल कर्मचारी तैयार करने के ट्रेनिंग सेंटर थे। ज्ञान के केंद्र नहीं? बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो मतलब शुरू से ही मकसद ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि प्रशासनिक सुविधा थी। ये एनलाइटनमेंट वाला एंगल तो कहीं था ही नहीं। लेकिन इसी दौरान एक और दबाव बन रहा था। एक तरफ राजा राम मोहन रॉय जैसे भारतीय सुधारक थे जो कह रहे थे कि देश की तरक्की के लिए आधुनिक और पश्चिमी शिक्षा जरूरी है, और दूसरी तरफ थे ईसाई मिशनरी जो सरकार पर लगातार दबाव डाल रहे थे। उनका मानना था कि पश्चिमी शिक्षा से भारतीय अपने धर्म से दूर होंगे और ईसाई धर्म की तरफ आकर्षित होंगे। तो मतलब सरकार पर दोनों तरफ से प्रेशर था और इसी दबाव का नतीजा था 1813 का चार्टर एक्ट। हाँ, ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। मुझे ये एक बड़ा मोड़ लग रहा है। पहली बार शिक्षा के लिए ऑफिशियली पैसा अलग रखा गया, पूरे 1 लाख रुपए सालाना। हाँ, ये सैद्धांतिक रूप से एक बहुत बड़ा कदम था। लेकिन कमाल की बात देखिए, ये 1 लाख रुपए अगले 10 साल यानी 1823 तक खर्च ही नहीं हुए। 1 मिनट, पैसा मंजूर हो गया लेकिन खर्च नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि कंपनी के अधिकारी आपस में ही लड़ पड़े कि इस पैसे का करना क्या है। अच्छा। और यहीं से भारत की शिक्षा के इतिहास की सबसे बड़ी बहस शुरू हुई, प्राच्यवादी बनाम आंग्लवादी विवाद। ओरिएंटलिस्ट एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी। जी। ये क्या बहस थी? सुनने में काफी भारी लगता है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक गुट था प्राच्यवादियों का। उनका कहना था कि भारतीयों को उनकी अपनी भाषाओं मतलब संस्कृत और फारसी में ही पढ़ाया जाना चाहिए। हाँ, नौकरियों के लिए पश्चिमी विज्ञान भी सिखाओ, लेकिन जोर भारतीय ज्ञान पर हो। दूसरा गुट था आंग्लवादियों का। और वो क्या कहते थे? वो कहते थे कि ये सब बकवास है, भारतीय ज्ञान किसी काम का नहीं और सरकारी पैसा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी भाषा में पश्चिमी विज्ञान और साहित्य पढ़ाने पर खर्च होना चाहिए। और इस बहस को खत्म किया लॉर्ड मैकॉले ने अपने मशहूर 1835 के मिनट के साथ। बिल्कुल। उन्होंने तो पूरी तरह आंग्लवादियों का पक्ष ले लिया। सिर्फ पक्ष नहीं लिया, उन्होंने प्राच्यवादी सोच को मतलब पूरी तरह से खारिज कर दिया। मैकॉले ने साफ साफ लिखा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी ही भारत और अरब के पूरे साहित्य के बराबर है। ये तो बहुत ही... इस एक लाइन ने भारत में शिक्षा की दिशा हमेशा के लिए तय कर दी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? सरकार ने बस अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर दिया। हाँ, सरकार ने फैसला किया कि वो अपने सीमित संसाधन सिर्फ अंग्रेजी के माध्यम से पश्चिमी शिक्षा देने पर लगाएगी, और वो भी सबको नहीं। सबको नहीं मतलब? सिर्फ समाज के ऊपरी तबके के कुछ लोगों को। आम जनता की शिक्षा को पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया गया। और यहीं से वो अजीब सी थ्योरी आई, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। जी। इसे हिंदी में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत कहते हैं, लेकिन ये तो शिक्षा की ट्रिकल डाउन थ्योरी जैसा लगता है। ये बहुत ही अजीब आइडिया है। बिल्कुल, यह एक बहुत ही घमंडी और सच कहूं तो आलसी तरीका था।
सोच ये थी कि हम समाज के मुट्ठी भर ऊंचे और मध्यम वर्ग के लोगों को पढ़ाएंगे। और उन्हें क्या बनाएंगे? उन्हें रंग और खून से भारतीय, लेकिन सोच, पसंद और बुद्धि से अंग्रेज बना देंगे। अच्छा। और फिर ये उम्मीद करेंगे कि ज्ञान इन लोगों से छन छन कर, यानी फिल्टर होकर धीरे धीरे नीचे आम जनता तक पहुंच जाएगा। क्या ये तरीका काम आया? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल भी नहीं। ये थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। आधुनिक विचार अगर जनता तक पहुंचे तो वो इस थ्योरी की वजह से नहीं, बल्कि प्रेस, राजनीतिक दलों और राष्ट्रवादी नेताओं के जरिए पहुंचे। अंग्रेजों को भी शायद अपनी गलती का एहसास हो गया था, क्योंकि इसके करीब 20 साल बाद जो अगला बड़ा कदम उठाया गया वो इस सोच से एकदम उल्टा था। आप 1854 के वुड्स डिस्पैच की बात कर रहे हैं। जी। इसे तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ऐसा क्या था इसमें? इसमें सब कुछ था। ये भारत के लिए पहली कॉम्प्रहेंसिव यानी व्यापक शिक्षा योजना थी। इसने सबसे पहले तो उस डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थियरी को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा, और साफ कहा कि आम जनता को शिक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है, जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर सकती। तो इसने एक पूरा ढांचा तैयार किया होगा। हाँ, एक पूरा पिरामिड बनाया गया। सबसे नीचे गांव में स्थानीय भाषाओं में प्राइमरी स्कूल, ठीक है। उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नैक्युलर हाई स्कूल और कॉलेज, और पिरामिड के सबसे ऊपर कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास जैसे प्रेसिडेंसी शहरों में लंदन यूनिवर्सिटी की तर्ज पर विश्वविद्यालय। अरे वाह! इसने महिला शिक्षा, वोकेशनल ट्रेनिंग और टीचर ट्रेनिंग पर भी जोर दिया। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम बनाने का खाका तैयार किया गया। और इसका असर भी फौरन दिखा। बिल्कुल। 1857 में 3 यूनिवर्सिटियां बन गई, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में। तो वुड्स डिस्पैच के बाद तो सब सही रास्ते पे आ गया था। यूनिवर्सिटियां बन गईं, एक सिस्टम तैयार हो गया। लेकिन इन नोट्स को देखकर लगता है कि अगला दौर इतना सीधा नहीं था। नहीं था। ऐसा लगता है जैसे एक खींचतान शुरू हो गई थी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही हुआ। वुड्स डिस्पैच ने नींव तो रख दी, लेकिन इसके बाद का दौर एक टग ऑफ वॉर यानी रस्साकशी का दौर था। मतलब? एक तरफ शिक्षा के विस्तार की कोशिशें थी, तो दूसरी तरफ उस पर सरकारी शिकंजा कसने की। इस खींचतान का पहला उदाहरण शायद हंटर कमीशन था, 1882-83 का। हाँ, वुड्स डिस्पैच के बाद प्रगति तो हुई, लेकिन सरकार ने शिक्षा का जिम्मा प्रांतों को सौंप दिया, जिनके पास पैसे की कमी थी। अच्छा। नतीजा ये हुआ कि प्राइमरी और सेकेंडरी शिक्षा पिछड़ने लगी। इसी की जांच के लिए हंटर आयोग बना। और उसने क्या कहा? इसने फिर से जोर दिया कि प्राइमरी शिक्षा राज्य की जिम्मेदारी है और उसे स्थानीय भाषाओं में ही पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही एक बहुत दिलचस्प सुझाव दिया। क्या? कि सेकेंडरी शिक्षा के 2 रास्ते होने चाहिए, एक अकादमिक जो यूनिवर्सिटी की तरफ जाए, और दूसरा वोकेशनल जो छात्रों को सीधे बाजार और नौकरियों के लिए तैयार करे। ये तो आज के दौर की न्यू एजुकेशन पॉलिसी जैसा लग रहा है। तो ये विस्तार की कोशिश थी, लेकिन फिर लॉर्ड कर्जन आए और उन्होंने ब्रेक लगा दिया। बिल्कुल। 1904 का इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट क्या था? उनका क्या मकसद था? कर्जन के आने तक अंग्रेज अधिकारियों को ये लगने लगा था कि ये जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खुल गई हैं, ये ज्ञान के केंद्र कम और राजनीतिक क्रांतिकारी पैदा करने वाली फैक्ट्रियां ज्यादा बन गई हैं। राष्ट्रवाद की भावनाएं यहीं से पनप रही थी। अच्छा, तो उन्हें डर लगने लगा था? बहुत ज्यादा। कर्जन ने कहा तो यही कि वो शिक्षा की क्वालिटी सुधारना चाहते हैं, लेकिन उनका असली मकसद इन यूनिवर्सिटियों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना था। मतलब एक तरह का माइक्रो मैनेजमेंट। बिल्कुल। आप इसे एक माइक्रो मैनेजर बॉस की तरह समझ सकते हैं, जो कहता है कि मैं क्वालिटी कंट्रोल कर रहा हूं, लेकिन असल में वो हर छोटे बड़े फैसले को कंट्रोल करना चाहता है। तो इस एक्ट से उन्होंने किया क्या? उन्होंने यूनिवर्सिटी की गवर्निंग बॉडी, जिसे सीनेट कहते हैं, उसमें सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या बढ़ा दी। मतलब अपने लोग भर दिए। हाँ, सरकार को यूनिवर्सिटी के किसी भी नियम पर वीटो पावर दे दिया, यानी वो किसी भी नियम को रद्द कर सकती थी। हाँ। और प्राइवेट कॉलेजों को मान्यता देने की शर्तें इतनी सख्त कर दी कि नए कॉलेज खोलना लगभग नामुमकिन हो गया। तो राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध तो किया होगा। जबरदस्त विरोध हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं ने इसे एक प्रतिगामी कदम कहा। उनका मानना था कि इसका असली मकसद राष्ट्रवाद को कुचलना और शिक्षा के प्रसार को रोकना था। तो आप देख रहे हैं, एक तरफ हंटर आयोग विस्तार की बात कर रहा है और दूसरी तरफ कर्जन शिकंजा कस रहे हैं। ये वही रस्साकशी थी। और इसी रस्साकशी के बीच गोपाल कृष्ण गोखले ने एक बिल्कुल अलग मोर्चा खोल दिया, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का। हाँ, ये कहानी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। गोखले को प्रेरणा मिली बड़ौदा रियासत से, जिसने 1906 में ही अपने राज्य में प्राइमरी शिक्षा को अनिवार्य कर दिया था। अच्छा। गोखले चाहते थे कि ऐसा पूरे ब्रिटिश भारत में हो।
उन्होंने 1911 में इसके लिए बाकायदा एक बिल भी पेश किया। लेकिन वो बिल खारिज हो गया। हाँ, बिल तो खारिज हो गया। सरकार ने सीधे सीधे अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया। लेकिन इसका कुछ तो असर हुआ होगा। दबाव इतना था कि सरकार को कुछ तो करना पड़ा। 1913 में उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पहली बार निरक्षरता को दूर करने की नीति पर सहमति जताई गई। अच्छा। भले ही एक छोटा कदम था, लेकिन ये गोखले की नैतिक जीत थी। उन्होंने इस मुद्दे को राष्ट्रीय बहस के केंद्र में ला दिया था। तो अब हम कहानी के आखिरी बड़े पड़ाव पर आते हैं, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग 1917 से 1919। मुझे इन नोट्स में ये एक आहा मोमेंट जैसा लगा। ऐसा क्या खास था इसमें? इसकी सबसे खास बात थी इसकी डायग्नोसिस। इसे भेजा तो गया था कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को सुलझाने, लेकिन आयोग ने कहा कि आप यूनिवर्सिटी की शिक्षा को तब तक नहीं सुधार सकते जब तक आप स्कूल की शिक्षा को नहीं सुधारते। बिल्कुल, ये असली जड़ थी। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उन्होंने सुझाव क्या दिए? उनके सुझाव उस समय के हिसाब से क्रांतिकारी थे। पहला, स्कूल का कोर्स 10 साल का नहीं 12 साल का होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, छात्रों को यूनिवर्सिटी में सीधे मैट्रिक के बाद नहीं बल्कि एक इंटरमीडिएट स्टेज के बाद एडमिशन मिलना चाहिए। इस इंटरमीडिएट शिक्षा के लिए स्कूलों से अलग एक बोर्ड बनाने की बात कही गई। ये तो कमोबेश वही सिस्टम है जो आज भी चलता है, 10+2 वाला। बिल्कुल। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि यूनिवर्सिटियों को सिर्फ डिग्री बांटने वाले और परीक्षा लेने वाले बिखरे हुए कॉलेजों का झुंड नहीं होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? उन्हें आवासीय, शिक्षण और शोध पर केंद्रित संस्थान बनना चाहिए, जहां शिक्षक और छात्र एक साथ रहें, बहस करें और ज्ञान का निर्माण करें। इसका असर कितना हुआ? क्या इन सुझावों को माना गया? बहुत असर हुआ। 1916 से 1921 के बीच मैसूर, पटना, बनारस, अलीगढ़, ढाका जैसे 7 नए विश्वविद्यालय इसी मॉडल पर स्थापित हुए। अच्छा। पहली बार यूनिवर्सिटी में ऑनर्स कोर्स और रिसर्च पर ध्यान दिया गया। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई। क्या आलोचना हुई? कुछ लोगों ने कहा कि ये सिफारिशें अपने समय से बहुत आगे थीं और उस वक्त के भारत की परिस्थितियों के लिए उपयुक्त नहीं थी। तो ये थी ब्रिटिश राज में शिक्षा के विकास की कहानी। एक ऐसी कहानी जो शुरुआती दौर की उपेक्षा से शुरू होकर एक तीखी वैचारिक बहस से गुजरती है और फिर धीरे धीरे एक राष्ट्रव्यापी प्रणाली के ढांचे तक पहुंचती है। ये हमें साफ दिखाता है कि शिक्षा कभी भी सिर्फ किताबों और क्लासरूम तक सीमित नहीं होती। उसके पीछे हमेशा एक राजनीतिक और सामाजिक मकसद भी छिपा होता है। बिल्कुल। हमने देखा कि कैसे नीतियां शासकों की जरूरतों, राष्ट्रवादी आकांक्षाओं और सामाजिक दबावों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में बनती और बदलती रहीं। सही बात है। मैकॉले का मकसद एक ऐसा बाबू वर्ग तैयार करना था जो प्रशासन में मदद करे, तो कर्जन का मकसद राष्ट्रवादी आंदोलन पर लगाम लगाना था। और इन सब के बीच गोखले जैसे नेता आम जनता की शिक्षा के लिए संघर्ष कर रहे थे। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सैडलर आयोग की सिफारिशों की आलोचना ये कहकर की गई कि वे अपने समय से बहुत आगे थीं। सोचने वाली बात यह है कि क्या वे सिफारिशें वाकई उस समय की भारतीय हकीकत से इतनी कटी हुई थीं, या वे भविष्य के लिए एक ऐसा दूरदर्शी खाका थीं जिसे उस वक्त पहचाना नहीं जा सका?